एस, पायसन्स रेशियो, पायसन का अनुपात ही नाम है इसका। इसका मतलब पायसन कोई वैज्ञानिक रहा होगा, समझा ना। एक पायसन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक अनुपात दिया था, उसे हम कहते हैं पायसन का अनुपात या पायसन अनुपात। चलो, पायसन अनुपात, पायसन अनुपात के नाम से हम इसको जानते हैं। और देखते हैं कैसे पढ़ते हैं इसको, बहुत आसान है। पायसन ने कुछ नहीं किया था। अच्छा, अभी तक आपने जो देखा वो क्या देखा, क्या पढ़ा अभी तक आपने पढ़ा कि किसी चीज में हवा डाल दो तो वो आयतन बदल जाता है, या कोई धागा है, रबड़ है, और उसमें हवा मतलब खींच लो तो फोर्स लगा दो तो क्या हो जाता है, लंबाई घट बढ़ जाती है। ये सिर्फ पढ़ा। इन्होंने कहा ऐसा अनुपात हम पढ़ने जा रहे हैं जो क्या करने वाला है, लंबाई तो घटाएगा बढ़ाएगा ही, साथ में मोटाई चौड़ाई थिकनेस भी घटाए बढ़ाएगा। अच्छा, सही तो ये है कि जब इससे पहले जितने भी साइंटिस्टों ने अध्ययन किया इलास्टिसिटी का, उन्होंने जब किया अध्ययन तो ये किया जरूर, लेकिन साथ में हो रहा था परिवर्तन, लेकिन ध्यान नहीं दिया। अच्छा, अभी तक रबड़ को खींचने पर उसकी थिकनेस कम नहीं हो रही थी, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था अभी तक। अभी तक जितने लोगों ने पढ़ा, मतलब अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, अभी तक जो स्टडी किया, उसमें उस पर ध्यान ही नहीं गया। तो ये जब पायसन सर आए तो इन्होंने कहा ये सिर्फ लंबाई नहीं बढ़ रही है, लंबाई बढ़ कहां से रही है, उसका थिकनेस घट के बढ़ रहा है। क्या कहा इन्होंने कहा लंबाई नहीं बढ़ रही है, उसका जो है उसका थिकनेस क्या हो रहा है, पहले घट रहा है और तब ये बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम खींचते जाते हैं रबड़ को, वो मोटा से पतला और लंबाई बड़ी होती जाती है। बस इसी का अनुपात इन्होंने क्या कह दिया, वही अनुपात क्या कहलाता है, पायसन का अनुपात कहलाता है। ध्यान से देखिए, एक राड है, और एक चीज कह दूं आज बार, मतलब कहता हूं, हो सकता कहा हूं, पूरे फिजिक्स में जब जब इलास्टिसिटी की बात की जाए तब तब तार को क्या माना जाएगा, सिलेंडर। यही तार माना जाता है, यही। फिर और जोड़ दो और जोड़ दो, और ये सिलेंडर नहीं है क्या, सिलेंडर तो यही होता है, तो यही तार है वो। अब शायद समझ में आ गया होगा। तो इन्होंने कहा ये जो तार है, इधर देखो, ये जो तार है थोड़ा हम पतला बना, थोड़ा मोटा बनाएंगे तभी हम बना पाएंगे, क्योंकि बुक में बना है तो वो बनाना था उनको, बन गया, हमसे नहीं बनेगा। तो जब हम इस पर बल लगाएंगे, ध्यान से देखना, और इस पर बल लगाएंगे तो एफ ही बल इधर भी है, एफ ही बल इधर भी है। अगर किसी तरफ कम ज्यादा बल लगा दोगे तो वो बॉडी ही उधर चली जाएगी, समझ में आया, तो दिमाग मत लगा लेना। तो जब लगाएंगे तो इसका थोड़ा सा घटेगा, ये देखो पतला हो गया। अब देखिए नई लंबाई आपको दिख रही होगी, अभी लंबाई L थी, अभी ये जो टोटल लंबाई है वो कितना है, L प्लस डेल्टा L। मतलब अगर मैं बोलूं तो ये लंबाई और ये लंबाई जोड़ के कितना परिवर्तन हुआ, डेल्टा L का, समझ में आया। अच्छा, इसका डायामीटर कितना था, D था, अभी कितना हो गया, एक्चुअली जो घटा है मतलब ये वाला एरिया देखो, ये और ये, इन दोनों जो थिकनेस है वो क्या हो गया है, डेल्टा D है। क्या है, अगर ये परिवर्तन की बात करूं तो ये जो बचा हुआ अंदर वाला ये पोर्शन कितना मोटा है, D माइनस डेल्टा D, यानी परिवर्तन थिकनेस में कितना आया है, डेल्टा D का कितना परिवर्तन आया। हमारे पास 100 रुपया था, 10 रुपया घटा 90 है, यानी 90 है का मतलब 10 रुपये परिवर्तन आया, 100 में से 90 बना, 10 का परिवर्तन दिखाई दिया। इसका मतलब इसी का अनुपात क्या कहलाता है, पायसन का अनुपात कहलाता है। अच्छा, अभी तुरंत संदेहास्पद संदेह आपका खत्म कर दें, ये जो सिग्मा होता है वो हमेशा योग बताता है। रुक जाओ, क्या बताता है, यही सिग्मा यहां पायसन ने यूज किया है। इन्होंने कहा जो कमियों में परिवर्तन का योग पायसन का अनुपात कहलाता है, कमियों में आए हुए परिवर्तन का समेशन, जानकारी लेना, संपूर्ण कमी। अच्छा, क्लास 10th में हम थे तो कुछ हमसे गलती हुई होगी, अगर हम उसको आज रीड कर लें कि हमने पिछली बार मेहनत नहीं किया था, अब हम ये गलती करेंगे तो 12th का रिजल्ट खराब हो जाएगा। मान लो मेरे मन में आ जाए कि हमने पिछली बार 3 घंटे पढ़ा था, जबकि 3 से काम नहीं चलेगा, हमको 6 घंटे पढ़ना चाहिए था, तो हमने जो अपनी गलतियों का समेशन एक चिट्ठा बनाया और उसमें जो सुधार करने की कोशिश की, वही क्या है, पायसन ने जो किया था वो अनुपात दिया था उसी का। उन्होंने कहा था ये योग है, हमारी गलतियों का काला चिट्ठा है ये।
हमारी टोटल गलतियां आज तक मैंने जीवन में जितनी की, उन गलतियों का क्या है, मान लो चिट्ठा है। तो समझने की कोशिश करो। तो इन्होंने एक योग नामक अनुपात दिया। इन्होंने कहा था, जब हम फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते थे तो याद करो, रो होता था। एक्चुअली इसको हम चालकता बोलते हैं, सॉरी चुप रहो, प्रतिरोधकता बोलते हैं। गलत बोल दिया मैंने, प्रतिरोधकता। देखो, संदेह मन में नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम जाने, लेकिन ठीक है। जो सिग्मा होता है वो 1/रो होता है, आप समझो। तो जो सिग्मा इक्वल टू 1/रो होता है, ये जो सिग्मा है ये क्या बताता है, चालकता बताता है। ये एक्चुअली है रजिस्टिविटी, इंग्लिश आपको याद होना चाहिए, रजिस्टिविटी। और ये है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। तो मुझे लगता है कि अब समझ में आया होगा कि जो सिग्मा जो होता है वो रो का रेसिप्रोकल होता है। समझ में आ गया होगा। मतलब अगर इसका मात्रक मान लो मीटर है तो इसका मीटर इनवर्स होने वाला है, या अगर ये डायमेंशनलेस है तो वो भी डायमेंशनलेस होने वाला ही है, क्योंकि डायमेंशन का डायमेंशनलेस होना स्वाभाविक है, ऊपर से नीचे जाने में कोई परिवर्तन नहीं आता। मतलब मीटर इनवर्स को मीटर हो जाने वाला है। समझ में इतना समझो, बस अभी सब समझ में आ जाए थोड़ी देर में। अब इतनी बातें खत्म हो गई ना। अब ये हमने इरेज कर दिया, इसकी आवश्यकता भी थोड़ी देर बाद नहीं इसकी नहीं पड़ रही है, अभी जरूरत पड़ रही है तो बता रहे हो। इसको देखो तुम, इसमें दो प्रकार की विकृतियां हुई, ध्यान से देखिए तुम। एक लंबाई भी घट बढ़ गई, एक लंबाई बढ़ गई और इसकी थिकनेस घट गई। दो प्रकार की गलतियां हुई, विकृत परिवर्तन दो प्रकार का रेट किया गया। तो लंबाई में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति। और इसके चौड़ाई में परिवर्तन को क्या कहते हैं, पार्श्विक विकृति। अच्छा, पार्श्विक मतलब समझो, चलते हम हैं, जूता ऑटोमेटिक चल रहा है, मेरे पीछे जूते का चलना पार्श्विक विकृति है। मतलब समझने की कोशिश, मेरे पीछे जूते का चलना पार्श्विक चलना है। मतलब हम चला किस ओर, जूते को चला रहे हैं कि बॉडी चला रहे हैं। बॉडी के चलाने पर ऑटोमेटिक जूता चला जा रहा है, तो मैं क्या करूं, अब समझ में आया ना। मैं बढ़ा रहा हूं लंबाई, अब घट जा रहा है तो मैं क्या करूं, परिवर्तन मैं अनुदैर्घ्य चाह रहा हूं, लेकिन परिवर्तन पार्श्विक भी हो रहा है। पार्श्विक का मतलब, पार्श्विक का मतलब पीछे से, लेटरल हिंदी में। ओ इंग्लिश इसकी हिंदी इंग्लिश याद करो, क्लास 10th में हमको याद नहीं आ रहा था। लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक आया था जिसकी हिंदी नहीं याद आ रहा था, वो हिंदी यही पार्श्विक है। तो इस विकृति है तो क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन है ये, सच समझ में आ रहा हूं। तो जो लेटरल स्ट्रेन होता है वो किया नहीं जाता, हो जाता है। लेटरल कुछ भी होता है वो किया नहीं जाता, हो जाता है। एग्जाम्पल फिर से और समझो दूसरा। अच्छा, आपने एक गिलास का डिब्बा ले लिया, गिलास मतलब एक बढ़िया गिलास ले लिया, ट्रांसपेरेंट ले लो, जो जूस मिलता है मार्केट में पानी के लिए, जूस ले लिया, उसमें पानी भर लिया, पानी भर के एक पेंसिल डाल दिया हमने, पेंसिल क्या हो गया, टूट गया। रिफ्रैक्शन, परावर्तन, अपवर्तन की वजह से वो टूटा नजर आ रहा है, टूटा नहीं लेकिन टूट गया, वो महसूस हो रहा है ना। पेंसिल का टूटना और पेंसिल का ऊपर दिखाई देना, दोनों में अंतर है। पेंसिल टूटता नहीं है, पानी में उसका माध्यम बदलने की वजह से टूटा हुआ प्रतीत होता है। माध्यम बदल जाता है, ऊपर एयर था नीचे पानी चला गया, तो एयर से पानी में जाने की वजह से टूटा नजर रहा है। तुम्हारे पास एक सिक्का है 10 रुपए का, टब ले लो, टब समझते हो क्या, टब ले लो बड़ा सा, और पानी गहरा हो उसमें, उसमें डाल दो, सिक्का मोटा हो जाता है, सिक्का बड़ा हो जाता है। साबुन है, चलो सिक्का नहीं है मान लो घर में, साबुन नहाते समय किसी दिन साबुन ऐसे पानी साफ रहे जब, बस गिरा दो उसी में साबुन इतना बड़ा था, थोड़ा सा शेप बदल गया उसका, इतना से इतना हो गया उसमें पानी में। मतलब तब तो साबुन खरीद के लाओ और रोल लगाने से पहले उसमें डाल दो, तो जितना घिसेगा उतना बढ़ जाया करेगा। घिसेगा नहीं ना, 10 रुपए में तो जीवन चलेगा हमारा। रोज हम जब लगाना होगा उससे पहले डुबो देंगे थोड़ी देर, बस मोटा हो जाएगा, फिर लगा लिया करेंगे, है ना। तो जितना घिसेगा उतना फिर से मोटा हो जाएगा, है वो उतना ही प्रतीत होता है। इसको बोलते हैं लेटरल डेप्थ।
एक्चुअल डेप्थ उसकी जो पानी का तल है, मतलब जमीनी टब का सरफेस ओरिजिनल डेप्थ है, जिसे रियल डेप्थ कहते हैं, वास्तविक गहराई, और इसको बोलते हैं पार्श्विक गहराई। चलो नहीं पढ़ा होगा तो 12th में, चलो 12th में ये आएगा सेकंड पेपर के पहले चैप्टर में। बस अब इतना बता दिया काफी है, अब यहां जाके समझा नहीं पाएंगे, प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, बस इतना समझो। तो वो जो जाता है वो महसूस सिर्फ होता नहीं है कुछ भी। हाँ बात कर लो, कुछ बचा है तो हमको बताओ, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं पूछूं तो अनुदैर्घ्य विकृति क्या होती है, अभी आपने पहले से ही कहा था डेल्टा यल बटे यल। अनुदैर्घ्य है लंबाई में परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई। नीचे पार्श्विक विकृति चौड़ाई में परिवर्तन बटे वास्तविक चौड़ाई। सही लिखा है। अच्छा एक चीज बताइए, हमको नहीं याद आ रहा है, इन्होंने क्या कहा था, अनुपात। अब मैं बता दूं, अगर आपको किताबी सिस्टम चाहिए, मतलब किताब वाला आंसर एकदम एग्जैक्ट चाहिए, तो आप कर सकते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी लेटरल स्ट्रेन अपान लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, मतलब इस ये बटे ये बराबर आंसर, समझा ना, वही बुक में दिया है। तो अगर हम चाहें तो हम कह सकते हैं पायसन अनुपात बराबर, पायसन अनुपात किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाने वाला है, पार्श्विक विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति। बोलो पार्श्विक विकृति क्या है, इसको लिख सकते हो डेल्टा डी बाई डी अपान डेल्टा एल बाई एल। अगर थोड़ा सा सॉल्व करो तो डेल्टा डी बाई डी इंटू एल अपान डेल्टा एल, मतलब मिल जाएगा डेल्टा डी एल बाई डी डेल्टा एल। यही पाइसन अनुपात है। थोड़ा सा और देखिए तो, इसकी बीमा की बात करिए। पाइसन अनुपात एक अनुपात बताता है, पाइसन अनुपात एक अनुपात बताता है। कभी भी लंबाई को लंबाई से भाग देने पर डायमेंशन लेस हो जाता है, जैसे कोण, अभी 1 मिनट पहले हमने डिस्कशन किया था, कोण की कोई बीमा सॉरी कोई मात्रक नहीं होता, कोण का कोई मात्रक नहीं होता। कोई कोई चीज कोई मात्रक होते हुए उसकी बीमा नहीं होती। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते समय अपवाद पढ़ते हैं, वैसे हम अपवाद स्वरूप कोण को याद कर सकते हैं। क्या अपवाद स्वरूप कोण को याद कर सकते हैं। वैसे आइए यहां, अब इसको देख लीजिए पहले, यहां मान लो डी है तो दूरी ही होगा ना, तो दूरी माने मीटर बटे मीटर कट गया, फिर से नीचे लंबाई फिर से मीटर बटे मीटर कट गया, यानी ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और ये भी मतलब यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस मतलब ये डायमेंशनलेस भी होगा। समझ में आया, कुछ दिया है और कुछ, इसी को हम कहते हैं क्या, पायसन का अनुपात। ठीक है, थोड़ा सा नोट करिए। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि बढ़ते भार के अंतर्गत खींचे तार का व्यवहार। मतलब क्या है, कोई तार है मान लीजिए, और उस तार का भार बढ़ाते जाइए, तो तार का भार बढ़ाते रहिए बढ़ाते रहिए बढ़ाते रहिए। अब कैसा तार है, किसी दीवार में कोई तार एक कील के थ्रू बंधा हुआ है, इसमें एक तार लगा है। अब इस तार में पहले 1 किलो टांगिए और टांगिए और टांगिए, अब 1 किलो बहुत हो गया 10 ग्राम टांगिए 10 ग्राम टांगिए, नहीं तो 1 किलो टांग दीजिए बस टूट जाए तुरंत, लफड़ा खत्म है ना। पहले 10 ग्राम टांगिए या 50 ग्राम टांगिए, 50 ग्राम तक लोड ले लीजिएगा। अब खींचे तार का अनुपात ध्यान दीजिएगा, पहले हम मतलब ये समझाएंगे, उसके बाद व्यवहार कैसा होगा। जब आप तार वेट बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, ये तार यहाँ चला आएगा। अब हम खाली बढ़ना दिखाऊंगा, यहाँ से यहाँ आ गया, फिर से आपने वेट बढ़ाया, अब फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर से आपने वेट बढ़ाया, फिर से यहाँ से यहाँ आया, फिर से आपने वेट बढ़ाया, फिर से यहाँ से यहाँ आया। ध्यान से देखिएगा, जब वेट बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पहुंचेगा तब तक इसकी थिकनेस एकदम घट के एकदम पतली हो गई होगी। ध्यान से देखो, जब ये लटकाया गया तो हल्का सा पतला हुआ। अब मैं पतला भी नहीं बना पा रहा हूं, समझो खाली। जब ये लटकाया गया होगा तो हल्का सा पतला हुआ, और बढ़ाया हमने, और पतला और पतला और पतला, घट रहा है धीरे धीरे। एक स्थिति ऐसी आएगी कि अगर हम भार इतना बढ़ाए थे, इतना से इतना लाए, तो अगर हम हटा लें इसको तो ये फिर से वापस चला जाएगा। फिर से हमने और बढ़ाया,
फिर से हमने छोड़ दिया, फिर से वापस चला गया तार ऊपर। अरे तार मतलब रबड़। फिर से अब हमने बढ़ा दिया, गया तो वापस, लेकिन जितना जाना चाहिए था उतना नहीं गया, थोड़ा कम गया। मतलब ये लंबाई मान लो 1 मीटर थी, तो अभी क्या हो गया 1.01 मीटर हो गया, मतलब 10 सेंटीमीटर बढ़ गया। 0.1 मीटर का मतलब क्या 10 सेंटीमीटर बढ़ गया। फिर हमने और बढ़ा दिया। अब जब हमने यहां तक बढ़ाया तो इतना पतला हो गया कि अब ये जा नहीं रहा है। बोलो भाई, अब ये तार वापस ही नहीं जा रहा है ऊपर, मतलब ट्यूब जो आपने लिया था वो अब ऊपर नहीं जा रहा है। अब क्या किया हमने, थोड़ा और बढ़ा दिया, बस ये खटाक जमीन पर, बस ये क्या हो गया, टूट गया। टूट गया ना तार। ध्यान से देखना, जब इस पर हमने पहले भार बढ़ाया था तो ये प्रत्यास्था का गुण इसके अंदर था, जब दोबारा हमने बढ़ाया तब भी प्रत्यास्था का गुण था, तीसरी बार में प्रत्यास्था की क्वालिटी गुण हल्का सा घट गया था क्योंकि तार की लंबाई बढ़ गई थी, कम गया था ऊपर। अब ये वापस जब नहीं गया तब प्रत्यास्था का गुण खत्म हो चुका था, मतलब सीमा में आने वाला है, प्रत्यास्था की सीमा को क्रॉस करने वाला है। जैसे हमने और डाला इस पर वेट, बस ये प्रत्यास्था की सीमा को क्रॉस कर गया और टूट गया फट से। मतलब क्या समझ में आया कि जब आप किसी चीज पर भार बढ़ाते हैं तो वो प्रत्यास्था के सीमा कुछ हद तक प्रत्यास्था के सीमा तक के अंदर रहता है, जब और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं और धीरे धीरे उसका गुण कम होना शुरू हो जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि गुण उसका एकदम समाप्त हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, वापस नहीं जाता है। और उसके बाद एक स्थिति ऐसी आती है कि वो टूट ही जाता है, मतलब किसी भी सीमा को क्रॉस कर गया, वो प्रत्यास्था के किसी भी सीमा को क्रॉस कर गया। वो समझ में आ गया होगा। इसको मैं लिखाने वाला नहीं हूं, समझा रहा था खाली। आओ एक रबड़ लेते हैं और एक स्टील ले लेते हैं। अच्छा, प्रत्यास्था किसका ग्रेटर है, स्टील का? मान लो प्रत्यास्था स्टील का ऐसा है और रबड़ का YS है, YR है, सॉरी, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील, यंग मॉडुलस ऑफ रबर। किसकी प्रत्यास्था ज्यादा है इसमें? स्टील की। कैसे आप कह सकती हैं? हम क्यों बताएंगे, बताए थे, चलो बता देते हैं, तो फिर और बता देते हैं। स्टील का एक फॉयल ले लो, फॉयल मतलब पट्टी, खूब पतला सा, और उसके बाद हल्का सा ऐसे बल लगाओ और छोड़ दो। तो रबड़ को भी उसी क्षण के लिए 1 सेकंड के लिए बल लगाओ और 1 सेकंड के लिए स्टील की पट्टी में लगाओ। स्टील का पट्टी जल्दी वापस जाएगा, रबड़ धीरे से जाएगा, कुछ ज्यादा समय लेगा। इसका मतलब प्रत्यास्था का गुण स्टील में ज्यादा था। अब कुछ भोले यहां बैठे होंगे तो कहेंगे हम क्या करेंगे, खींच लेंगे, स्टील की पट्टी है टेढ़ी हो जाएगी। तो हो जाने दो, प्रत्यास्था का गुण खत्म हो गया, एक लिमिट तक ही तो प्रत्यास्था है। अरे व्यक्ति, कुछ लोग कहते हैं हम घर से गुस्सा गए सर, 3 दिन से खाए नहीं। हम हमारे घर की गलती से होते तो हम कहते बेटा हफ्ता भर और मत खाओ, बात खत्म। फिर तो खुद ही कूद के कहने लगते ना 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 सर, बिना खाए हम नहीं रहेंगे। और कुछ लोग जैसे मम्मी कहते हैं ना ना खा लो बेटा तब पढ़ने जाओ, नहीं इस समय हम नहीं खाएंगे। अब मम्मी को क्या करना चाहिए, दूसरे दिन से खाना ही मत बनाओ, हफ्ते जाने तो दोपहर में खाना खाएगा, उसके बाद क्या करो दोपहर वाला भी खत्म कर दो, 2 दिन दोपहर वाला भी खाना नहीं है। वो सुबह 4 बजे जगाओ, तुरंत 10 रोटी रखे रहो, तुरंत खा लेगा, ये नहीं कहेगा अभी जल्दी है, उसके मुंह से निकल ही नहीं सकता। कोई बच्चा है लालटेन रखा हो, लालटेन पर दौड़ दौड़ के पकड़ता है, और उसको जब पकड़ोगे ना ना चलो बेटा, हाँ जल जाओगे, हाँ जल जाओगे, तब तक क्या कर रहा है, नहीं 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 नहीं, फिर वो दौड़ के वहीं पहुंचता है। बस एक काम करो, पकड़ के हाथ उसी पर रख दो, उसका हाथ पकड़ के उसी शीशे पर टच करा दो मात्र 3 सेकंड के लिए, और दोबारा कह दो लालटेन ले लो बेटा, थोड़ा और पास में करो, तो और पीछे जाएगा। अब पहले क्या था, तुम उसको पीछे कर रहे थे, वो आगे जा रहा था, और अब क्या हो रहा है, तुम आगे जा रहे हो, वो पीछे जा रहा है। ये टैलेंट होता है, ये बच्चों के अंदर स्किल होती है, समझ में आया? तो आप लोगों का जो गुण है ये मैं बहुत बखूबी जानता हूं। सोचो तुम्हारे मम्मी पापा काश फिजिक्स पढ़े होते तो काम गड़बड़ होता? कभी नहीं, कभी नहीं। जैसे नहीं पढ़ रहा है ना, जैसे बच्चा है कोई और नहीं पढ़ रहा है, बस उसके लिए तुम 2 बकरी या 2 गाय या 2 भैंस खरीदते रख दो, अब कह दो गोबर कांच हो, नहीं पढ़ रहा, 6 में है ना, नहीं पढ़ रहा, गोबर कांच हो, गोबर उठाओ ले जाओ खेत में फेंको, और उससे घूर में मत फेंको, खेत में ले जाओ फेंक के आओ, और आधा किलोमीटर दूर खेत बताओ उसको। फिर या तो वो पढ़ेगा या तो घर छोड़ के भाग जाएगा। 99% घर छोड़कर बाहर इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि 3 दिन बाद भूख लगेगा, तब बेचारा क्या करेगा, खाना उसको कहाँ मिलेगा? तो वही है कि भागा हुआ घर पे वापस आएगा। और ऐसे
तब उसको लगेगा पढ़ने में भलाई है, कम से कम ये तो नहीं करना पड़ेगा। तब उसको ये लग जाएगा अंदाजा कि भैया हो पढ़ने में ही भलाई है सबसे, तो वो अपने मित्रों को समझाता फिरेगा यही करो नहीं तो समझ लो। समझ रहे हो ना, इस चीज को समझने की कोशिश करो। वही टैलेंट इसके अंदर है कि जब फाइल को आप कहोगे हम जब ज्यादा खींचेंगे तो कुछ हद तक उसके अंदर है आएगा, जब वो प्रत्यास्था की लिमिट के बाहर हो जाएगा बस टेढ़ा हो जाएगा, यहीं से खींचोगे टूट के यहां चला गया, अब वो कभी नहीं वापस आएगा। मुंह बनाओ अब ले आओ प्रत्यास्था में उसको, अब आएगा नहीं, क्योंकि वो प्रत्यास्था की सीमा को क्रॉस कर चुका है, क्योंकि वो प्रत्यास्था की सीमा को क्रॉस कर चुका है। सीमा की बात कर रहा हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। हाँ नहीं तो किसी का नाम वाम हो तो पता चले दिमाग एकदम डिस्टर्ब। तीसरी बात हो, खत्म हो गया ये ना। अब देखो हेलो, दो दृढ़ आधारों से बंधे तार में उत्पन्न बल। इधर देखो, एक तार लिया हमने, एक पिन गाड़ दिया दीवार में, एक छोटा सा पिन ऐसे लगा दिया, एक छोटा सा पिन यहां लगा दिया और एक तार ऐसे बांध दिया। एक पिन यहां है, एक पिन यहां है और तार हमने बांध दिया। अब देखो, अच्छा अगर इसको हम गर्म करें तब क्या होगा? तार पर गैस जला दो, अब क्या होगा? फैल जाएगा, मतलब ये जमीन पे गिर जाएगा। अरे मान लो ऐसे टेबल है और टेबल पर ऐसे ये है मान लो स्टूल, और टेबल पर तुम तार बांधो और गर्म करो तो क्या होगा? ढीला हो जाएगा, गिर जाएगा सरफेस पर, टेबल पर गिर जाएगा। अब क्या करो? अब तार को ठंडा कर दो, क्या करो? टी टेम्परेचर कम कर दो, अब क्या होगा? टाइट होगा, सिकुड़ेगा। अभी तक एक्सपेंशन, जब आप लोग ठंडी में आते हो तो आपके हाथ ऐसे सिकुड़ जाते हैं ऐसे, और अभी क्या सिकुड़े हैं क्या? क्या आपको हाथ फोल्ड करने में दिक्कत हो रही है? ठंडी में साइकिल चलाते हो हाथ फोल्ड होता है? ठंडी में साइकिल चलाओ तो हाथ खुलता नहीं, साइकिल ऐसे पकड़े हो तो ऐसे रह जाएगा वो, अब सीधा नहीं हो रहा है। 10 मिनट तो किसी तरीके से, तब नल पे हाथ धुलो तो नॉर्मल होता है, पानी गर्म थोड़ा मिलता है तो नॉर्मल होता है। और हाथ पे ले जाओ, हाँ हाँ हाँ, मतलब ऐसे ठंडा लगा है खूब, और उसको आग के पास बैठो तो पहले इतना रहता है, फिर धीरे धीरे वो खुलना शुरू होता है, और तब भी ऐसे सेकते सेकते ये गर्म हो जाता है, ये ठंडा रहता है। कभी पैर सेके हो आग पे तो अगला पोर्शन तो एकदम गर्म हो जाएगा, जलने लगेगा, और पीछे जब हाथ लगाओ तो अभी चिल्ड है। बोलो, यही बात मैं इसके साथ करने वाला हूं, मुंह फोड़ दो। अगर रिजल्ट चाहिए तुरंत मारो भड़ाक से। इधर देखो, अब जब इसको गर्म करोगे, सोचो एक बार, तो सॉरी ठंडा करोगे तो सिकुड़ेगा ना, टाइट होता जाएगा। ध्यान से देखना, इसके तार की लंबाई यल थी, इसके तार की लंबाई डेल्टा यल घट गई। अब कुछ लोग ज्यादा दिमाग लगाने वाले हैं, घट गई इसका मतलब तार उखड़ के चला आया, जो कील में लगाया था तो कील उखड़ के आ गया होगा ना। एक्सपेंशन में हमेशा कील उखड़ नहीं जाता है और कंप्रेशन में कील उखड़ नहीं जाता है, कील ऑटोमेटिकली टाइट हो जाता है। उसके धागा जो कम टाइट था, ऐसे लटका था अभी, अब वो एकदम टाइट हो गया ऐसे। मैंने ऐसे खड़ा था अभी, ऐसा देखो, अभी देखने में समझ आएगा, ऐसा खड़ा था अब वो ऐसा हो गया। जब वो बंधेगा तो ऐसा झुका था, हल्का सा टेढ़ा था, ठंडा हुआ ना तो कंप्रेशन होएगा, तो जब ये खींचेगा, खींचने की वजह से एकदम टाइट हो गया, तो ये टाइट हो गया। तार की लंबाई कुछ घट जाएगी, कितना मान लूं? डेल्टा एल मान लेता हूं, लंबाई में कमी आएगी। अच्छा सोचना, लंबाई जब घटेगी तो क्या थिकनेस में परिवर्तन आएगा? कितना आएगा? डेल्टा डी। अरे वे डी डायामीटर है तो डेल्टा डी होना चाहिए, नहीं नहीं, इतना कम परिवर्तन आएगा कि जो रीड नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली बधा नहीं होता तो जल्दी सिकुड़ता, ज्यादा सिकुड़ता, पर बधने की वजह से फंसा हुआ है, वो ज्यादा नहीं हो रहा है, इसलिए वो परिवर्तन रीड नहीं हो पा रहा है। मतलब हमारा जो गैल्वेनोमीटर वो है, वर्नियर कैलिपर से शुरू किया जाए, वो रीडिंग नहीं ले पा रहा है, मतलब उसको रीड नहीं हो रहा है कि कुछ घट बढ़ गया। जैसे हम लोग
जब समय पिक्चर को देते हैं तो 3 घंटा गढ़े में जाता है, लेकिन समझ में नहीं आता हमको। 3 दिन बाद समझ में आता है, या दूसरे दिन जब हम सो के उठते हैं और जब दूसरे दिन प्रवीण सर डंडा लेके लग रहे होते हैं तब समझ में आया, यार 3 घंटा जो पिक्चरवा देखे थे अगर यही पूरा किए रहते तो डंडा नहीं गिरता आज। कुछ देर बाद समझ में आया इस 3 घंटे का महत्व। क्या ये सही है? इसका मतलब ये जो परिवर्तन होता है वो दिखाई नहीं पड़ता बढ़ने की वजह से, समझा? लेकिन ये भी लंबाई घटती है, वो भी दिखाई नहीं देता। कुछ चीजें बिना दिखे हो जाती हैं, तो ये दिख नहीं रहा है, हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, अब हो क्या रहा है, देखिए जब इसके तार में जब परिवर्तन आएगा तो मैं मान लेता हूं जो जब तार के लंबाई में परिवर्तन आता है तो इसको यंग मॉडुलस कहते हैं। अरे लंबाई में परिवर्तन यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन में परिवर्तन बल्क मॉडुलस, और बिना किसी परिवर्तन के मतलब रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसका मैं मान लेता हूं प्रत्यास्थता गुणांक कितना है, वाई है। अच्छा ये कब आया वाई परिवर्तन? जब इसका टेम्परेचर डेल्टा टी हमने घटाया। देखो एकदम ठंडा नहीं कर पाओगे, डेल्टा टी मतलब 100 डिग्री सेल्सियस था, 3 डिग्री सेल्सियस करोगे क्या? होगा ही नहीं। तो था 45 डिग्री सेल्सियस 44 कर दिया, तो 45 में एक क्या है, डेल्टा है, बहुत छोटा परिवर्तन, डेल्टा टी परिवर्तन आया ताप में। तो डेल्टा टी परिवर्तन आया, मैं मान लेता हूं उसमें जो अनुदैर्घ्य परिवर्तन हुआ उसका परिवर्तन गुणांक क्या है, अल्फा। क्या है? परिवर्तन गुणांक उसमें क्या है, अल्फा है। अच्छा अगर हम आपसे पूछें कि थीटा टी टेम्परेचर बढ़ाने पर इसमें अल्फा गुणांक का परिवर्तन होता है, बोलो। अगर परिवर्तन गुणांक अल्फा है, यंग मॉडुलस इतना है, तो परिवर्तन गुणांक बराबर कितना होता है? अल्फा बराबर क्या होगा, लिखो यहां, अल्फा बराबर होता है क्या, लंबाई, और नीचे करें लंबाई में परिवर्तन और बटे वास्तविक लंबाई। ध्यान से देखना तो बताता हूं, वास्तविक लंबाई क्यों आया है ये परिवर्तन, टेम्परेचर बढ़ाने पर, घटाने पर। तो ये होने वाला लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल है, वास्तविक लंबाई एल डेल्टा टी टेम्परेचर। ये ध्यान से देखना, ये डेल्टा टी टेम्परेचर है। क्या है, डेल्टा टी। थोड़ा सा और बताओ तो, यहां क्या है, अल्फा, अल्फा है ना। अच्छा अगर अल्फा है तो अगर हम अल्फा डेल्टा एल इक्वल टू निकालना चाहें तब क्या आएगा, चलो अगर मैं इधर देखो, थोड़ा सा देख लेने से गड़बड़ नहीं होगा, इधर उधर नहीं करूंगा, तो इसे देखो क्या लिख सकता हूं, अल्फा एल डेल्टा टी बराबर क्या हो सकता है, डेल्टा एल। अच्छा इस एल को नीचे भेज दे तो कोई दिक्कत, अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल। अच्छा डेल्टा एल बाई एल पता नहीं क्या हम पढ़ रहे थे अभी तक, कैसी, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य परिवर्तन है ना ये, अनुदैर्घ्य परिवर्तन। अच्छा यंग मॉडुलस क्या होता है, वाई बराबर अनुदैर्घ्य विकृति बटे, हमने गलत बोल करके फिर इरेज कर दिया और वो अपना सेट कर रही है, अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटे क्या होगा, अनुदैर्घ्य विकृति। ठीक, अनुदैर्घ्य प्रतिबल क्या आया है पता नहीं है, हाँ पता है, एक्चुअली जब इसमें घटाया गया होगा तो जो परिवर्तन आया होगा वो एफ बाई ए का आया होगा, बोलो लंबाई घटा है ना, तो बल प्रतिबल बटे क्षेत्रफल होना चाहिए, बोलो। तो एफ बाई ए, अनुदैर्घ्य विकृति कितनी आई है, ध्यान से देखना। अच्छा इसको क्या लिखा जा सकता है, एफ बाई ए, और दिखाई दे रहा है ना, यहां ले आता हूं, एफ बाई ए अपान डेल्टा एल बाई एल, ये वाई है। अब इसे देखो, एफ बाई ए ऐसे रखो, और ये जो डेल्टा एल वाला मामला, डेल्टा एल बाई एल है, इसका मान कितना है, अल्फा डेल्टा टी, लिख सकता हूं ना, अल्फा डेल्टा टी। अच्छा ये डेल्टा टी क्या है, ताप परिवर्तन है, परिवर्तन जो भी रहा होगा वो घट गया जितना जितना घटा सिर्फ उतना है वो, और ये डेल्टा एल बाई एल हो गया अल्फा टी। अल्फा क्या था, गुणांक था, प्रत्यास्थता गुणांक है ना। और इसको थोड़ा सा सेट करो तो क्या मिलेगा, एफ बाई ए अल्फा डेल्टा टी,
क्योंकि इसका बटा 1 आएगा, 1 रेसिप्रोकल होगा। तो एफ बाई ए अल्फा डेल्टा टी, ये क्या है? थोड़ा और बढ़ो तुम, इसको लिख सकते हैं एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे, वाई ए अल्फा डेल्टा टी। वाई क्या है? यंग प्रत्यास्थ गुणांक। ए क्या है? क्षेत्रफल। अल्फा क्या है? कौन सा गुणांक है? परिवर्तन गुणांक, यानी कि प्रत्यास्थ गुणांक नहीं कह सकता, लेकिन अनुदैर्घ्य विकृत गुणांक है गुणांक, क्योंकि अनुदैर्घ्य विकृति हुई ना, तो उस समय जो गुणांक रीड किया गया वो क्या हुआ? अल्फा है। और ये टी क्या है? डेल्टा टी, ताप में परिवर्तन। अब ये आया, यही एक स्टैंडर्ड समीकरण है जो क्या बताता है, दो दृढ़ तारों में उत्पन्न बल इतना होता है। कहाँ गया? एफ बराबर वाई ए अल्फा डेल्टा टी, क्या परिवर्तन होता है? वाई ए एफ इक्वल टू वाई ए अल्फा डेल्टा टी, क्या परिवर्तन होता है? एफ इक्वल टू वाई ए अल्फा डेल्टा टी, वाई ए अल्फा डेल्टा टी। यंग यानी कि अगर दो दृढ़ आधार से बंधे तार हो, उसको हम ठंडा कर दें, टेम्परेचर परिवर्तित होने से तार में परिवर्तन आएगा। तार में परिवर्तन आने से जो बल लगा परिवर्तन आने के लिए, तार के मॉलिक्यूल ने अंदर से जो बल लगाया, अच्छा सोचो, उसके अंदर जब बंधा था तो एक बल लगा रहा होगा बाहर की तरफ, और ये कंप्रेस हुआ है, संपीड़न हुआ है ना, तो जब कंप्रेशन हुआ होगा तो इसके मॉलिक्यूल उस तार में खूंटी मतलब पिन के द्वारा लगाए गए बल का विरोध कर रहा होगा, इसीलिए तो उसको प्रतिबल कहते हैं। ये जो बल लगा है ये मॉलिक्यूल में लगने वाला प्रतिबल है, जो ये जो पिन है, पिन जो लगा रहा था कि नहीं जाने देंगे तो कह रहा था जाएंगे, जो जाने के लिए बल लगा रहा था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ दैट मॉलिक्यूलर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के इंटरमॉलिक्यूलर अंतराणविक बल है ये, उसके अंदर जो बल लग रहा था वो है ये। शायद मैं समझा पा रहा हूं कैसा बल है ये। जब हम कह रहे थे ये पेट बहुत बड़ा था, पेट बहुत बड़ा है, अब हम कह रहे हैं तो हम एक बल लगा रहे हैं, तो इसके अंदर वाले जो मॉलिक्यूल वो कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे अंदर, तो वो जो मेरा विरोध कर रहे हैं मेरे बल द्वारा लगाए गए बल का, वो बल ये है। जब हम दबा रहे हैं तो कह रहा नहीं जाएंगे, तो जो ना जाने के लिए बल लगा रहा है वो बल वो है। अरे बोलो भाई, समझ में आ रहा है? नींद तो नहीं आ रहा किसी को? नोट करो।